बहुत ही गंदा और घृणित समझा जाता। मेरे फादर ना तो अभिनेता थे, ना निर्देशक थे, ना गायक थे, परंतु एक शर्मा जी मिल गए थे उनको। कल्लजी कपूर साहब नाटक नौटंकी चलाते हैं, बड़े बड़े कलाकार होंगे वहाँ पर। अच्छा जी, मैंने जैसे निवेदन किया 47-48 की बात होगी। हमारा परिवार, पिताजी का परिवार वहाँ पेशावर लाहौर से असल में 1.5 साल पहले ही आ गया था। जितने भी धनाढ्य व्यक्ति थे, भारतवर्ष के बंटवारे में उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। जो निर्धन वर्ग था, कृषक थे, गरीब थे, लोअर मिडिल क्लास थे, जिनको गट्ठर बांध के भागना पड़ा, उन्होंने विभाजन की विभीषिका सही है। लेकिन जो लोग पैसे वाले थे, वो शाम को गोरों से मिला करते थे क्लब में, और सर रेडक्लिफ कहां कहां लकीरें मारने जा रहे हैं। एक पागल खाना हुआ करता था, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर था। तो उसके विभाजन को लेकर भी एक मसला अटक गया था कि ये पागल खाना जो है वो भारत के क्षेत्र में रहेगा कि पाकिस्तान के क्षेत्र में रहेगा। समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा था। असल में पागलों से पूछा, उन्होंने कहा हमें कहीं नहीं रहना है। ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा, हमें कहीं नहीं रहना, हम तो जहां है वहीं रहे। जो पैसे वाले लोग थे वो पहले ही आए। मेरे परिवार के लोग उन सौभाग्य वालों में से थे। ये 20-22 हजार रुपए की लागत से उस जमाने में मेरे फादर ने एक नाटक नौटंकी खोली, जिसका व्यापार से कोई संबंध नहीं, कोई जानते नहीं थे। और सारा जीवन वो टेंटों के अंदर रह के लैला मजनू, शीरी फराद, कत्ले तमीज़न और भक्त प्रहलाद और श्री कृष्ण अवतार और इन सारे प्लेस करते थे। बड़े बड़े कलाकार हुआ करते थे। रायपुर में भी आए हैं, राजनांदगांव में भी खेला है। घूमते रहते थे हिंदी बेल्ट के जगहों के ऊपर। वहां पर जाकर जब ऐसा लगा मुझे अर्ली 70s में, 71-72 में, कि भाई मैं पढ़ाई अब नहीं मेरी आगे बढ़ पाएगी, मजबूरी में मुझे थिएटर ज्वाइन करना पड़ा पिताजी का। मेरा पहला प्ले था सुल्ताना डाकू, फिर राजा भरतरी, फिर राजा हरिश्चंद्र, फिर लैला मजनू, और फिर चलता ही चला गया। फिर मेरे बड़े ब्रदर आ गए थे, उनके साथ भी यही समस्या थी। तो उन्होंने कहा कि अब जब नियति तुम्हें यहाँ लेके जा रही, तो इस विद्या को तुम ठीक ढंग से करो। मैंने कहा ठीक है जी, कर लेते हैं। तो इस तरह से मन मारकर मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अप्लाई किया। तो उन्होंने कहा कि जी आपका जो बेसिक, आप तो 10वीं क्लास तक पढ़े हुए हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन चाहिए। मैंने कहा जी ग्रेजुएशन करने के पैसे होते तो कलेक्टर नहीं बन जाते हैं? अगर वही सामर्थ्य होती तो कलेक्टर बन जाते हैं। तो कहने कि कम से कम कुछ तो करके आइए। मैंने कहा आप बता दीजिएगा, वो कर लेंगे। बहरहाल उन्होंने एक्सेप्शनल केस में बड़े बड़े भारतवर्ष के दिग्गज डायरेक्टर और थिएटर वर्कर्स बैठे थे। हबीब साहब भी थे, हाँ, हबीब तनवीर, स्वर्गीय हबीब तनवीर साहब, छत्तीसगढ़ की शान। और मेरा इंटरव्यू हुआ। उसके बाद उन्होंने शायद निर्णय लिया होगा कि भाई अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, 10वीं क्लास तक पढ़ा हुआ है, लेकिन माल तो चोखा है, तो कर लेते। तो इस तरह से सम्मानीय आदरणीय देवियों और सज्जनों, मैं इस लाइन में आ गया। हरकतें इस लाइन वालों की बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर। मुझे तो
जो मिलता चला गया उसमें रमता चला गया मैं। हाँ, माता और पिता ने जरूर ये सिखाया था कि बेटा जो भी काम करो ईमानदारी और मेहनत के साथ करना, डरना मत। वैसे चलते चलते आपको बता दूं कि मेरे दादाजी डॉक्टर कृपाराम कपूर कर्नल थे आर्मी में। मेरे दोनों चाचा 65 और 71 की वॉर में वीरगति को प्राप्त हुए और मेरे परदादा लाला गंगाराम कपूर शहीद आजम सरदार भगत सिंह से भी 8 साल पहले सरगोदा में ब्रिटिश सरकार के आदेश के ऊपर फांसी पर चढ़ा दिए गए थे लाला गंगाराम कपूर। मेरी धमनियों में वही रक्त है। तो आलम आरा के बारे में आपने बुलाया कि आलम आरा के बारे में बताऊं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि जहां भारतीय हैं, डायस्पोरा कहते हैं जो भारत से बाहर जाके बस गए हैं, इंडियन डायस्पोरा जहां पर भी है उसके मनोरंजन का मुख्य माध्यम सिनेमा ही रहा है। सिनेमा से रिलेटेड कोई भी चीज हो। मैं यहां उपस्थित महानुभावों से अगर कहूं कि इस देश की जो राष्ट्रभाषा है या विश्व की जो प्राचीनतम भाषा है, वन ऑफ द एंशिएंट लैंग्वेज, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। उसके बाद संस्कृत का नंबर आता है। संस्कृत में जो साहित्य लिखा गया है वह अद्वितीय है। उसकी चर्चा कभी की जाएगी। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर आप मुझे स्कंद पुराण का या शिव पुराण का या विष्णु पुराण का या गीता का कुछ श्लोक सुना दीजिए, शायद संभव है कि थोड़ा मुश्किल हो जाए। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि शाहरुख खान के ऊपर 2-4 गाने तो करे, 2-4 का है तो 200 गाने सुना देंगे आप। सिनेमा इतना भयंकर मीडियम है, ऐसा माध्यम है सिनेमा, और रियलिटी के सबसे ज्यादा जो नजदीक है। ललित कलाओं में अभी लेके गए थे मुझे पेंटिंग की एग्जीबिशन में। पेंटिंग में एक पेड़ है, वो बोल नहीं सकता है। थिएटर के अंदर मेक बिलीव का वर्ल्ड है। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा पीपल का पेड़ है, आप मान लोगे। लेकिन सिनेमा में मैं पीपल का पेड़ कह के नीम का पेड़ दिखा नहीं सकता हूं। सो रियलिटी के अगर सबसे ज्यादा नजदीक कोई कला पहुंचती है तो वो सिनेमा है। यहां आदमी को बड़ा संभल के काम करना पड़ता है। 90 साल हो चुके हैं। कामरे साहब ने अभी आपके सामने आलम आरा का जिक्र कर ही दिया है। आलम आरा के बारे में जो यहां नहीं है वो भी बता दूं। समाज में जो घटता है, जो होता है, उसका अक्स, उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं ललित कलाओं में झलकता है। अच्छे झलके बुरे झलके वो अलग बात है। ये महलों, ये कूचों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अगर इस रूप में झलके तो ये भी जो समाज में हो रहा है उस रूप, उसका प्रतिबिंब है। और अगर ये कहे कि क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं, सुना आती क्या घंडाला, वो भी समाज का रूप है। बाहर से कुछ नहीं आया है, मंगल ग्रह से कुछ नहीं आया है। और भारतीयों की एक विशेष अदा है, बहुत अदा है किसी दूसरे के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाना। नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। आप बड़ा बोलते हैं आप लोग, अरे साहब समाज करप्ट हो गया है, अरे साहब पॉलिटिक्स बहुत करप्ट हो गई है, नेताजी भ्रष्ट हो गए हैं। आप ताज्जुब करेंगे, एक बड़े दिग्गज पॉलिटिशियन हुआ करते थे, पंडित कमलापति त्रिपाठी। प्रभु ने पता नहीं क्या शक्ति दी, जनसभा के अंदर सत्य बोल बैठे। कहने लगे कि आप कहते हैं कि जनप्रतिनिधि भ्रष्ट हो गए हैं,
जनप्रतिनिधि मंगल से नहीं आते, आपके समाज से आते हैं। समाज भ्रष्ट है तभी तो जनप्रतिनिधि भ्रष्ट है। लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स बैक से। सो समाज का जो होता है वो आता है। इससे कुछ पहले समाज में गलियों के अंदर, कूचों में, नुक्कड़ों के ऊपर आजादी की बिगुल बज चुका था। विदेशी दास्ता के खिलाफ शमशीरें उठनी शुरू हो गई थी। तो हर व्यक्ति ने अपने अपने रूप में योगदान देने की कोशिश की। उस वक्त नरसिंह मेहता का, नरसिंह भगत जिसे आप कहते हैं, एक भजन, प्रभात फेरी। अब तो प्रभात फेरी सर खत्म ही हो गई। क्या कर दिया तुमने अपने समाज को? जो तुम्हारा शुभ था, पावन था, मौलिक था, ओरिजिनल था, उसकी सबका सत्यानाश कर दिया हाथी के खंडाला में। सो गली कूचों के अंदर प्रभात फेरी लिए हुए आजादी के दीवाने एक भजन गाते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन, ऐसे ही है ना गाना? पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान ना माने रे। वैष्णव जन, कामड़े साहब सुनिएगा। तो आपकी कंट्री का जो पहला गाना सुपर हिट हुआ है, देखिए समाज में जो घट रहा था उसका प्रतिबिंब आपके गाने में कैसे घट। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो, देखिए कैसे सिमिलर आता है। तो ने कहिए, जे पीर पराई जाने रे। दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, दे दे खुदा के नाम पे प्यारे। हिम्मत है गर देने की, दे दे। वजीर खान ने ये गाना गाया था। ये कंपोजिशन आपको हिंदुस्तान में मेरे अलावा कोई इक्का दुक्का मिलेगा जो सुनाएगा गाना ये है। देखिए कैसे, दे दे खुदा के नाम पे प्यारे। वैष्णव जन तो जो तुम्हारे समाज में हो रहा है वही झलकेगा, अच्छे रूप में झलके कि बुरे रूप में झलके। फिल्मों के अंदर भाई ने पूछा गालियां क्यों आ रही हैं? तुम्हारे समाज में गालियां आ रही हैं। और अगर गाली आ रही तो तुम सुन क्यों रहे हो, देख क्यों रहे हो? वह इसीलिए ना मैं सिनेमा देखता हूं, ना टीवी देखता हूं, ना समाचार पत्र पढ़ता हूं, ना रेडियो सुनता हूं। मुझे इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। हां, समाचार पत्रों के अंदर कुछ नूतन देखने को मिले, नवीन कुछ पढ़ने को मिले, आनंद आए। सवेरे सवेरे पढ़कर इतने मर गए, इतने कट गए, इतने जल गए, इनको पढ़ के मैं अपना भोर क्यों खराब करूं भाई? भारत भ्रष्ट है, भला ये कोई न्यूज है क्या? ये तो सत्य है, ये कोई न्यूज नहीं हुई। न्यूज तो वो होती है कि हमारे घाटों पर में भाऊ बीज के दिन एक बहन को राखी बांधने जाना था, तो वो भाई के घर से राखी बांध के निकली, ऑटो रिक्शा की सवारी पकड़ी, अब ऑफिस पहुंचना है उसको। तो उसने भाई के घर से निकलने के ऊपर जो ज्वेलरी वोलरी पहनी थी, अब ऑफिस की ड्रेस में आ गई, वो उसका झोला बैग अलग था। ऑटो में बैठी उसी बैग को लेकर लेट हो रहा था, ऑफिस पहुंची और जल्दबाजी में श्रीमान वो अपना वो बैग जिसमें 2.5 लाख की ज्वेलरी रखी हुई थी, वो ऑटो रिक्शा में भूल के चली गई। वो बहन ताबड़तोड़ भागती है ऑफिस के अंदर, क्योंकि भाऊ बीज की छुट्टी नहीं मिलती। ऑटो वाले की सवारी में जब कोई दूसरा व्यक्ति आके बैठा तो उसने देखा कि ये क्या है भाई, ये क्या है? अब जब तफ्तीश हुई, खोला गया तो उसके अंदर ज्वेलरी थी। इस ऑटो वाले ने सर, इस गरीब ऑटो वाले